हेलो दोस्तों, इसके पहले मैंने टीपीए का पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया था। ठीक है, पार्ट फर्स्ट घटना चक्र का मैंने इसके पहले कंप्लीट कर दिया। पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड दो दो तीन पार्टों में पूरी घटना चक्र मैं ख़त्म कर दूंगा टीपीए का। तो आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। आज अभी हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो और चलो शुरू करते हैं। तो अब आ जाओ, क्या कहता है, किसी संपत्ति के ट्रांसफर से उद्भूत हुआ उत्पन्न हुए आय के संचयन का आदेश वैध है। कैसे वैध है? अंतरक के जीवन तक, अंतर्ती के जीवन तक, अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की अवधि तक, अंतरण की तारीख से 2 वर्ष की अवधि तक। तो इन तीनों में क्या हो जाएगा? अंतरक के जीवन तक, मतलब अंतरक के जीवन तक होगा जो उसको ट्रांसफ़र किया गया। और क्या होगा? और हो जाएगा अंतरक की तारीख से 18 वर्ष की अवधि तक। कब तक? अंतरक की तारीख से 18 की अवधि तक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति के संचयन के लिए एक अवधि से अधिक तक रोक लगाई जा सकती है? कितने अवधि तक रोक लगाई जा सकती है? तो ये किस धारा में दिया? संचयन। संचयन 17 में दिया हुआ है। संचयन पूछ लेता है। संचयन कहाँ दिया है? देखो, हम इसको अलग से लिख दे रहे हैं। संचयन, संचयन कहाँ पूछ लेता? केवल संचयन का सिद्धांत कहाँ है? सेक्शन 17। संचयन, चयन को 17 से याद कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? क्या कहता है एक्सप्लेनेशन? देखो, एक्सप्लेनेशन कहता है कि धारा 17 निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। निश्चित अवधि के लिए, सीमा से अधिक अवधि के लिए संचयन का सिद्धांत धारा 11 के निर्बंधन, निर्बंधन मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाता है, रोक लगाता है निर्बंधन के। तो उपयुक्त आवश्यक तत्व स्पष्ट होता है। धारा 17 के अंतर्गत संपत्ति के संचयन के लिए एक अवधि से अधिक तक रोक लगाई जा सकती है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शाश्वतता के विरुद्ध नियम नहीं लागू होगा यदि संपत्ति जनहित के लिए अंतरित की जाती है, संपत्ति में पीढ़ी दर पीढ़ी हित सृजित किया जाता है, संपत्ति अंतरण ऐसे अंतिम अंतर्ती के लिए आवश्यक के परे प्रभावी किया गया हो जो अंतरण की तारीख से अस्तित्व में नहीं रहा हो, अंतरण द्वारा समाश्रित हित सृजित किया गया। तो क्या हो जाएगा? संपत्ति पे शाश्वतता का नियम कब नहीं लागू होगा? जब संपत्ति जनहित के लिए अंतरित, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए ट्रांसफ़र की जा रही है, तब उस पे क्या बोलते हैं? शाश्वतता का नियम नहीं लागू होगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है? शाश्वतता का नियम लागू नहीं होता। तो नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? देखो, इसको पढ़ लो। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 18 शाश्वतता के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट द परपिट्यूनिटी के उन अंतरणों पर प्रभावित। तो 14 के बाद 18 होता है। तो लोक लाभ के लिए, धर्म, ज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, क्षेम, तो ये सब अपवाद दिया। कहाँ? 18 में दिया। किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया हो जो मानव जाति के लिए क्या हो? बेनिफिशियरी हो, मानव जाति के लिए लाभकारी हो। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर दिया गया शाश्वतता के विरुद्ध नियम किस नियम पर प्रभाव नहीं डालता? हिंदू विधि पे, मोहम्मडन विधि पे, क्रिश्चियन विधि पे और उपयुक्त सभी। तो किस पे? मोहम्मडन विधि पे। किस पे प्रभाव नहीं डालता है? मोहम्मडन विधि पे प्रभाव नहीं डालता। संपत्ति अंतरण अधिनियम शाश्वतता के विरुद्ध नियम धारा 14 के अध्याय 2 पे उपबंधित है। तत्व अधिनियम की धारा 2D के अनुसार मोहम्मडन विधि अध्याय 2 की कोई बात डालेगी नहीं। तो ये कहाँ दिया है? 2D में दिया, 2D में दिया है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब क्या कहता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम के किस उपबंध में यह प्रावधानित है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम तब लागू नहीं होता जबकि अंतरण सामाजिक प्रलाम से किया गया हो? किससे? प्रलाम से किया गया हो। ये कहाँ दिया गया है? ये 18 में। तो शाश्वतता का नियम दिया है 14 में और उसका अपवाद दिया है 18 में। तो 14 व 18 साथ में पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? सार्वजनिक लाभ हेतु संपत्ति का अंतरण किए जाने की दशा में निम्न में से कौन सा निर्बंधन लागू नहीं होता? तो कौन सा निर्बंधन लागू नहीं होता? शाश्वतता के विरुद्ध नियम, सार्वजनिक लाभ के ये भी नहीं लागू होता। पूर्व हित की असफलता पर अंतरण का प्रभावी होना, ये भी नहीं लागू होता।
संचलन हेतु निर्देश ये भी नहीं, तो उपरोक्त सभी लागू नहीं होते। अब जहाँ पब्लिक वेलफेयर की चीज़ें आ जाएंगी तो शाश्वतता का नियम भी नहीं लागू होगा, पूर्व हित में असफलता पर अंतरण का प्रभावी होना वो भी नहीं लागू होगा, संचलन हेतु निर्देश वो भी नहीं लागू होगा, शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा, दान के लिए शाश्वत अंतरण, व्यक्तिगत संव्यवहार, निहित हित, उपरोक्त सभी, तो सभी पे किस पे दान पे, किस पे व्यक्तिगत संव्यवहार पे और किस पे निहित हित में। तो ये किसी पे लागू नहीं होगा। शाश्वतता के विरुद्ध नियम के निम्न अपवाद है, याद कर लो इसको। व्यक्तिगत संव्यवहार पर, पर्सनल जो ट्रांजैक्शन है उस पे नहीं लागू होता शाश्वत का नियम, दान पे नहीं लागू होता है, पर्सनल ट्रांजैक्शन पे नहीं लागू होता है, दान पे लागू नहीं होता। निहित हित, जिसमें हित निहित हो उस पे शाश्वतता का नियम नहीं लागू होता है। भार जिस पे चार्ज हो उस पे नहीं लागू होता है। पट्टे का अनुबंध नवीनीकरण की शर्त सहित उस पे लागू नहीं होता। तो अब आप आ जाओ निगमन द्वारा खरीदी गई संपत्ति और बंधक पे, इन पे भी लागू नहीं होता है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है इसको देख लेते हैं। शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता है, तो किस पे लागू नहीं होता? जो चैरिटेबल पूर्त कार्यों द्वारा, चैरिटेबल कार्यों पे शाश्वतता के खिलाफ नियम किस पर लागू है? किस पर लागू? धन केवल चल संपत्ति पे, केवल अचल संपत्ति पे, चल अचल दोनों संपत्ति पे, जनता के हित के अंतरण पे। तो चल और अचल दोनों संपत्ति पे लागू होता है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट का यही पढ़ लो, अंग्रेजी में है तो इसका वही लिस्ट यही पढ़ दे रहा हूँ। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 18 क्या कहता है? अंतरण के मामले में अधिनियम की धारा 14, 16, 17 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो 14, 16, 17 के प्रावधान 18 के अंतर्गत लोक लाभ के लिए सात्विक अंतरण से संबंधित प्रावधान किया गया, जिस पर शाश्वतता के विरुद्ध नियम धारा 14, पूर्विक हित की निष्फलता का सिद्धांत 16 तथा संचयन का सिद्धांत 17। तो पूर्विक हित का सिद्धांत कहाँ दिया है? 16 में, और संचयन का सिद्धांत 17 में, और शाश्वतता के विरुद्ध नियम 14 में। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? धारा 14, 16 और 17 में प्रतिबंध के अपवाद का निर्माण कौन करता है? धारा 18 करती है। नेक्स्ट आ जाओ, निहित क्या कहता है? किस धारा के अंतर? धारा पूछ रहा है। निहित हित कब्जा प्राप्त करने से पहले अंतर्ती की मृत्यु हो जाने में विफल नहीं होगा। ये कहाँ बताया गया? 18, 19 और 20 और 21। तो कहाँ बताया गया? 19 में बताया है। कहाँ बताया गया है? 19 में। निहित हित को परिभाषित करती है इस धारा के अनुसार, निहित हित कब्जा प्राप्त करने से पहले अंतर्ती की मृत्यु हो जाने पर विफल नहीं होता है। अगर ट्रांसफरी जो संपत्ति का ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी मृत्यु हो जाए तब भी अगर किसी संपत्ति में आपका निहित हित है तो वो समाप्त नहीं होता। ये कौन सी धारा कहती है? धारा 19 कहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है? नेक्स्ट है धारा 19 के अंतर्गत निहित हित कब्जा अभिप्राप्त करने से पहले अंतर्त की मृत्यु हो जाने पर विफल हो जाता, विफल नहीं होगा। कब्जा अभिप्राप्त करने से अंतर्ती की मृत्यु हो जाने पर विफल नहीं होता है। अंतर्ती की मृत्यु हो जाने पर हमेशा विफल होता है। तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा, विफल नहीं होता है, ये याद कर लेना। फिर पूछा निहित हित अंतर्ती की मृत्यु हो जाने पर विफल हो जाता है, अंतर्ती की मृत्यु हो जाने पर विफल हो जाता है। अंतरक के या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं होता, विफल नहीं होता। नेक्स्ट आ जाओ, फिर क्या है? 19 से खूब पूछा, देखो फिर पूछता है 19 में निम्नलिखित में से क्या है संस्थित है? निहित हित है, समासित तो ये जानते हो निहित हित, इसका वो भी पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। धारा 19 में निहित हित से अभिप्रेत है। इसके अनुसार जहाँ किसी संपत्ति के अंतरण के किसी व्यक्ति के पक्ष में उस संपत्ति में कोई हित उस समय में निर्दिष्ट किए गए बिना जब वह प्रभावकारी होगा, जब यह शब्द या निर्दिष्ट करते हुए
कि वह तत्काल या किसी ऐसी घटना पर जो असंभावी हो प्रभावी होगा सृष्ट किया जाता है, वहाँ जब कि अंतरण के निर्बंधों से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, ऐसा हित निहित हित है। अब आ जाओ आप सेकंड, फिर उस पर आ जाओ। क्या होता है? आज़ाद व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित कर देता है? जन्म होने पर, वयस्कता की आयु पूर्ण होने पर। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? अपना विवाह होने पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यानी कि जन्म लेने पर, जैसे वो जन्म ले लेगा वैसे क्या हो जाएगा? निहित हित पा जाएगा। धारा 13 के अनुसार अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति अंतरण करने के लिए सर्वप्रथम संपत्ति को एक अन्य जीवित व्यक्ति में न्यास सृजित करके किया जाता है। और धारा 20 के अनुसार जब अजन्मा जन्म लेता है तो वह उस संपत्ति में निहित हित, तो अजन्मा व्यक्ति निहित हित, अजन्मा व्यक्ति जन्म लेने पे निहित हित प्राप्त करता है। ये 20 में दिया है, इसको याद कर लेना। अर्थात अजन्मा व्यक्ति के जन्म लेते ही संपत्ति में निहित हित प्राप्त हो जाता है। गिरिजेश दत्त बनाम दाता दीन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गिरिजेश दत्त बनाम दाता दीन प्रीवी काउंसिल का निर्णय, इसमें क्या कहा गया? यदि किसी संपत्ति को बिना किसी संक्रमण या किसी प्रकार का परिवर्तन करे शक्ति अंतरित किया जाता है तो ऐसे अंतरण को अवैध होता, तथा इस प्रकार के अंतरण पर आधारित अन्य अंतरण भी अवैध होता है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्या है? संपत्ति में निहित हित निर्भर करता किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जो क्या करता है? जो निश्चित रूप से घटित होने वाली हो। जो क्या हो? निश्चित रूप से घटित होने वाली हो। क्या हो? निश्चित रूप से। संपत्ति में निहित हित निर्भर करता किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जो निश्चित रूप से घटित होने वाली हो। किस घटना पर डिपेंड करता है निहित हित? जो निश्चित घटना घटित होने वाली हो। नेक्स्ट आ जाओ। संपत्ति में समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित हो जाता है जब अनिश्चित घटना घटित हो जाती है या अनिश्चित घटना का घटित होना संभावित हो जाता, असंभव हो जाता, अधिसंभाव्य हो जाता, उपरोक्त सभी। तो क्या असंभव हो जाता? धारा 21 के अनुसार जहां संपत्ति में कोई हित विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के प्रभावी होने के लिए सृष्ट किया जाता है तो वह हित द्वितीय स्थिति में अनिश्चित घटना का घटित होना असंभव हो जाने पर समाश्रित हित में निहित हित में परिवर्तित हो जाता है। समाश्रित हित जब घटना क्या होते हैं? असंभव हो जाता है। क्या हो जाता है? असंभव हो जाता है। कौन सा? अनिश्चित घटना के घटित होने या अनिश्चित घटना का घटित होना क्या हो जाता? असंभव हो जाता। तो क्या हो जाता है? वो कैसी घटना जो अनिश्चित घटना या घटना के असंभव हो जाने पर समाश्रित था वो निहित हित में परिवर्तित हो जाता। तो निहित हित में परिवर्तन कहाँ बताया? 21 में। इसमें क्या बताया? समाश्रित जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? समाश्रित निहित, वो निहित हित में कन्वर्ट हो जाता, निहित हित में कन्वर्ट हो जाता। ठीक, तो अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे। क्या कहता है? ए अपनी संपत्ति बी को जीवन काल के लिए एवं उसकी मृत्यु के पश्चात सी और डी को उनके बीच बराबर या उनमें से जीवित व्यक्ति को हस्तांतरित करता है। सी बी के जीवन काल में ही मर जाता है। बी की मृत्यु डी के जीवन काल में हो जाती है। बी के मृत्यु के पश्चात संपत्ति किसी भी व्यक्ति को चली जाएगी, उस व्यक्ति को जिसका नाम हस्तांतरण के विशेष रूप से लिखा या चली गई है। फिर नेक्स्ट आ जाओ। डी को चली जाएगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको आ जाओ आप सी। इसमें क्या कहता है? डी को चली जाएगी। इसमें क्या कहता है? प्रश्नगत समस्या में संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 24 के दृष्टांत पर आधारित है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जब कोई हित किसी संपत्ति के किसी के लिए सृजित किया जाए तो की पूर्ववर्ती हित के समाप्ति होने पर उत्तरजीवी हो तो ऐसे हित को केवल उन्हीं व्यक्तियों को अंतरित होगा जब तक कोई प्रतिकूल शर्त उल्लिखित ना हो। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 25 में वर्णित है। क्या वर्णित है धारा 25 में?
धारा 25 में सशर्त अंतरण से संबंधित है। किससे? सशर्त अंतरण से। तो इसमें कुछ नहीं दिया, जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती शर्त, पश्चातवर्ती शर्त, समपार्श्विक शर्त तीनों सम्मिलित है, इसलिए इसमें चारों विकल्प गलत हैं। चारों विकल्प, इसमें कौन सा शर्त? पूर्ववर्ती, पश्चातवर्ती, समपार्श्विक तीनों हित समर्पित है। ठीक है, तीनों शर्त 25 में क्या हो जाएगा? शर्त से संबंधित है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है? खा को का खेत पर पट्टा इस शर्त पर देता कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चलेगा। खूब पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब एग्जाम में पूछता है। क्या कहता है? का खा को कब पट्टा देगा? इस शर्त पर देगा कि वह 100 मील पैदल चले। तो क्या होगा? पट्टा शून्य है, 1 घंटे में 100 मील पैदल चलने पर पट्टा किया जाएगा, पट्टा दिया जाता है, सशर्त अंतरण हो सकता है, तो पट्टा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। संपत्ति अंतरण धारा 25 के अनुसार संपत्ति अंतरण में श्रेष्ठ किसी शर्त पर निर्भर हित निष्फल हो जाता है यदि उस शर्त की पूर्ति असंभव हो। संविदा विधि की धारा 23 में उल्लिखित है कि किसी स्थिति में आती है। इस समस्या में शर्त की पूर्ति असंभव होने के कारण पट्टा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। पट्टा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। ए अपनी भतीजी बी को 5,000 रुपये इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह अपने पति का परित्याग कर दे। वह अंतरण क्या होगा? वह अंतरण शून्य होगा। वह अंतरण क्या होगा? शून्य होगा। ट्रांसफर क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ये क्या कहता है? अंतरण शून्य होगा यदि संपत्ति अंतरण में श्रेष्ठ किसी शर्त पर निर्भर हित निष्फल हो जाता है, यदि शर्त की पूर्ति असंभव हो या विधि द्वारा निषिद्ध हो या ऐसी प्रकृति की हो कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों में विफल कर देगी, या कपटपूर्व हो, या ऐसा हो जिसमें किसी दूसरे शरीर या संपत्ति की क्षत अंतर्निहित हो, या जिससे न्यायालय अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध समझता हो। 25 का दृष्टांत घा है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ये क्या है? का रुपए 1,00,000 रुपए का खा को इस शर्त पर अंतरित करता है कि खा अपनी पत्नी को तलाक दे देगा। तो ये भी क्या होगा? अंतरण शून्य होगा। नेक्स्ट आ जाओ। का खा को 500 रुपये इस शर्त पर देता है कि खा की पुत्री गा से विवाह करेगा। अंतरण के दिन गा की मृत्यु हो जाती है। यह अंतरण संपत्ति अंतरण की किस धारा में आधारित? 25 पे आधारित है। जब उसकी मृत्यु हो जाती, बचता ही नहीं है, तो वो किस पे? 25 पे आधारित है। अब नेक्स्ट आ जाओ। संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो क्या कहता है? अंतरण अवरुद्ध करने वाली शर्त 9 में शाश्वतता के विरुद्ध, ये तो 14 में सही। सशर्त अंतरण ये हो जाएगा 25 में। तो इसमें कौन सा? ए वाला गलत। ए सही से मिल, क्योंकि अंतरण अवरुद्ध करने की शर्त धारा 10 में, धारा 9 में मौखिक अंतरण से संबंधित है। धारा 9 में मौखिक अंतरण से संबंधित है, और धारा 10 में क्या है? अवरुद्ध करने वाली शर्त है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? सशर्त अंतरण कहाँ दिया है? सशर्त अंतरण कहाँ दिया है? 24 में। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सशर्त अंतरण 24 में नहीं है। सशर्त अंतरण अभी बताए हैं, कहाँ दिया है? अभी तो बताए हैं सशर्त अंतरण भाई, 25 में दिया है। सशर्त अंतरण कहाँ दिया? 25 में दिया है, अभी बताया था 25 में। निहित हित कहाँ दिया? 19 में। सही है, ये 25 हो जाएगा। ये 25 हो जाएगा। जो सशर्त अंतरण है 25। समाश्रित 21 पे। समाश्रित 21 पे। शाश्वतता के विरुद्ध नियम 14 पे। शाश्वतता के विरुद्ध नियम ये सब रट लेना, ये इसमें से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछता है। सशर्त का अंतरण का उल्लेख 25 में किया गया, ना कि 24 में। 24 में निश्चित व्यक्तियों में से एक व्यक्तियों को अंतरण जो विनिर्दिष्ट कला अवधि पर उत्तरजीवित होने से संबंधित हो। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्पष्ट है कि विधि हित के निहित हित होने के पक्ष में तथा हित में निर्णित होने के विरोध में है? तो ये कौन सी धारा है? ये कौन सी धारा? धारा 26 और 29 है। धारा 26 और 29 है। अब आ जाओ, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ने लायक है।
देखो इसमें क्या कहता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 26 संपत्ति अंतरण में अधिरोपित पूर्वगामी शर्त की पूर्ति तथा धारा 29 में उत्तरवर्ती शर्त की पूर्ति से संबंधित है। ये दोनों धाराएं विधि व्यवस्था के इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि विधि किसी हित को शीघ्र निहित होने से सहायक होती है तथा हित में निर्णित या संप्रहित होने पर हतोत्साहित कर देती है। तो एक ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, संपत्ति अंतरण के अंतर्गत साइप्रस सिद्धांत का अर्थ क्या है। साइप्रस सिद्धांत लगभग करीब तक मतलब संपत्ति अंतरण में साइप्रस का सिद्धांत का अर्थ है यथा सा के समीप लगभग करीब तक है। इस सिद्धांत को अधिनियम की धारा 26 में, यानी कि साइप्रस का सिद्धांत 26 रट लेना। ये क्या है, करीब, लगभग करीब तक का, इसको लगभग करीब तक का कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, एक्स इस शर्त पर वायु को 5,000 रुपये अंतरित करता है कि वह ए बी सी की संपत्ति से विवाह करे। वाई ए बी एवं सी की संपत्ति के बिना विवाह करता है, किंतु विवाह के पश्चात उनकी संपत्ति अभिप्राप्त कर लेता। वाई ने शर्त क्या की, पूरी नहीं की। वाई ने शर्त पूरी नहीं की, मतलब देखो पढ़ लो, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया दिया है इसमें। ठीक है, क्या कहता है, प्रसंगत मामला संपत्ति अंतरण 26 में है। उपबंध पूर्वभाव शर्त की पूर्व शर्त दृष्टांत खा है। इसके अनुसार जहाँ की संपत्ति अंतरण के निर्बंधन में कोई ऐसी शर्त अध्यारोपित करते हैं जिससे पहले कि कोई व्यक्ति उस संपत्ति में हित प्राप्त कर सके, वहाँ यदि उस शर्त का सारता अनुपालन कर दिया जाता तो यह समझा जाएगा कि उसकी पूर्ति कर दी गई। दिए गए प्रश्न में वाई ने ए बी तथा सी की सम्मति के बिना विवाह करके एक्स द्वारा 5,000 रुपये उसे अंतरित किए जाने के समय लगाई गई शर्त का सारता अनुपालन न करके पूरा नहीं किया। तो ये कहाँ से है, अनुपालन नहीं किया, करीब करीब कर लिया लेकिन पूरा नहीं किया। तो ये 26 में है, ये 26 में है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता, आ 5,000 रुपये बा को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह सा दा और ई की सम्मति से विवाह करेगा। ई की मृत्यु हो जाती है, सा और दा की सम्मति से बा विवाह करता है। यह समझा जाएगा कि बा ने शर्त पूरी कर दी। ये भी किस पे आधारित है, 26 पे ही आधारित है। जब शर्त पूरी कर दिया तो हो जाएगा। फिर क्या है, रुपये 5,000 खा को इस शर्त पर अंतरित करता है कि गा घा और की स्वीकृति से ए भी का, और क्या कहता है, सहमत से विवाह, तो विवाह वैध हो जाएगा, ये भी छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ। किसी पूर्ववर्ती शर्त पर निर्भर अंतरण की दशा में अंतरण प्रभावी होता जब शर्तों का भागता अनुपालन कर दिया, यथावत से अनुपालन कर दिया, सारता अनुपालन, ये इम्पॉर्टेंट है, खूब इम्पॉर्टेंट है। शर्त जो लगाया गया है पूर्ववर्ती शर्त, वो कैसे सारता पालन किया गया है, सारता पालन किया, भागता नहीं, सारता पालन किया जाए। ठीक है, इसको याद कर लेना, खूब इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, बड़ा है, इसमें तुम 4-5 क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें वही पुराना रिपीटेड है। अच्छा 30 पे है यार, सॉरी, हम समझे कि 26 पे आधारित है। चलो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या, ए ने, इसको छोड़ दो यार, इसको बहुत बड़ा, इसमें तो हम तो 3-4 कंप्लीट कर देंगे। इसको देख लेना, यहीं से पढ़ दे रहे हैं। विकल्प ए में धारा 30 जो क्या कहता है, जो परतर्पयन के विधि के मान्य न होने पर पूर्विक बयान से प्रभावित न होने की बात करता है के दृष्टांत पर आधारित, अतः कथन सही है। कथन जो सी है में धारा 5 के अनुरूप सही है। ये छोड़ दो, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इस पे। इस शर्त पर आ की मृत्यु के पश्चात बा से 3 माह के भीतर आमुख पट्टा निष्पादित कर देगा बा को, और यदि वह ऐसा करने की उपेक्षा करेगा तो सा को 5,000 रुपये अंतरित करता है। आ के जीवन काल में बा की मृत्यु हो जाती है। सा से विधिक अधिकार का विनिश्चय करने के लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा लागू होगी। कौन सी धारा, धारा 27 लागू होगी। अब इसको पूरा सही से डिटेल में पढ़ लो। क्या कहता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 27 का दृष्टांत का पर प्रस्तुत समस्या आधारित है। धारा 27 यह उपबंध करती है कि जहाँ की संपत्ति अंतरण से
उस संपत्ति में कोई हित एक व्यक्ति के पक्ष में सृजित किया जाता है और उसी समव्यवहार द्वारा उसी हित का कोई परतर बेयन उस अंतरण के अधीन पूर्ववर्ती बेयन के निष्फल होने की दशा में किसी दूसरे के पक्ष में किया जाता है। यहाँ पूर्विक बेयन की निष्फलता पर परतपर बेयन प्रभावी हो जाएगा, यद्यपि यह निष्फल अंतरक द्वारा अनुध्यात प्रकार से न हुई हो। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या कहता है यहाँ पे, का इस शर्त पर खा की मृत्यु के पश्चात खा 3 माह के भीतर आमुख पट्टा निष्पादित कर देगा खा को, और यदि वह ऐसा करने में उपेक्षा करे तो गा को 500 रुपये अंतरित करता है। गा के जीवन काल में खा की मृत्यु हो जाती है तो इसमें क्या होगा, गा के पक्ष में बेयन प्रभावी होगा, गा के पक्ष में बेयन प्रभावी होगा। अब नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्या है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत त्वरण के सिद्धांत पर, कौन त्वरण के, 27, ये खूब इंपॉर्टेंट है, त्वरण का सिद्धांत याद कर लो। त्वरण का सिद्धांत 27 जो इंपॉर्टेंट है मैं लिखता जा रहा 27, इसको 50 बार याद कर लेना 27। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या कहता है ये पढ़ लो। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा त्वरण के सिद्धांत धारा 27 में समाहित हित है। यह सिद्धांत पूर्विक हित की विफलता या पश्चातवर्ती हित के त्वरित गति से प्रभावी होने की बात करता है। धारा 27 के प्रावधान अनुसार जहां संपत्ति अंतरण द्वारा कोई हित सृष्ट किया जाता और उसी समव्यवहार द्वारा उसी हित का कोई परतर बेयन उस पूर्विक बेयन के विफल होने की दशा में किसी दूसरे के पक्ष में किया जाता, वह पूर्विक बेयन की निष्फलता पर परततर बेयन प्रभावी हो जाएगा, भले निष्फलता अंतरण द्वारा अनुपात प्रकार से न हुई हो, जब तक अंतरण अन्यथा आशय न हो। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या कहता, 500 रुपये बा को उसके अवयस्क होने पर विवाह करने पर उसके दिए जाने के लिए इस उपबंध के साथ अंतरित करता है कि बा अवयस्क ही मर जाए या सा की संपत्ति के बिना विवाह कर ले सम्मत के तो वे 500 रुपये को मिलेगा। बा केवल 17 वर्ष की आयु में और सा की सम्मत के विवाह करता 500 रुपया किसे मिलेगा, दा को मिलेगा। ये दृष्टांत क्या 29 के दृष्टांत पर अनुसार 500 रुपये का अंतरण दा को प्रभावी हो जाएगा। निर्वचन का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि किसी अंतरण में यदि अंतर्ती को कोई लाभ मिला हो साथ ही साथ उसे कुछ दायित्व भी सौंप दे तो यदि वह लाभ लेता है तो उसे दायित्व का पालन करना पड़ेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या कहता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 30 के अधीन यदि परत बेयन विधि ना हो तो पूर्विक बेयन का उसका क्या होगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें क्या कहता है 30 में, धारा 30 के अनुसार यदि परतर पश्चातवर्ती मतलब पहले का बेयन विधिमान्य ना हो तो पूर्विक बेयन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि अगर वो मान्य नहीं है। उदाहरण के स्वरूप क्या कहता, का एक फर्म खा को उसके जीवन पर्यंत के लिए तथा यदि वह अपने पति का अभित्यजन न करे तो गा को अंतर्तिक कर देगा। खा अपने जीवन पर्यंत में फर्म की ऐसी हकदार है मानो कोई शर्त अंतः स्थापित ही नहीं की गई, प्रभाव नहीं पड़ेगा कोई शर्त अगर वो अंतरित करके की गई, तो 30 में बताया गया। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या कहता है कि चुनाव का सिद्धांत संपत्ति अंतरण के किस अध्याय में, ये भी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है ये भी, ये अध्याय 2 में, चुनाव का सिद्धांत अध्याय 2 में है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो क्या कहता है, संपत्ति अंतरण धारा 35 में चुनाव के सिद्धांत का वर्णन किया गया, अध्याय 2 में। इसमें धारा 5 से लेकर 53A तक है। तो चैप्टर 2 कितना है, 5 से लेके 53A तक है, ठीक है। प्रावधान है इस अध्याय में 5 से लेकर 37 तक का प्रावधान जंगम यानी कि स्थावर संपत्ति तथा धारा 38 से लेकर 53 तक का स्थावर संपत्ति से संबंधित है, ठीक है। जंगम तथा स्थावर संपत्ति दोनों से, और ये केवल स्थावर संपत्ति से संबंधित है 38 से 53 तक का। अब आ जा निर्वचन का सिद्धांत, निर्वचन किसमें है, 35 में, देखते ही मार देना। निर्वचन का सिद्धांत वर्णित 13 में आज़ाद व्यक्ति के, 14 में शाश्वत, ये छोड़ दो, ये पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट आ जाओ,
नेक्स्ट क्या है, चुनाव के सिद्धांत के आधार है कि व्यक्ति को लिखित का लाभ ले रहा हो उसे क्या होना चाहिए, भार का वहन अवश्य करना चाहिए। अब देखो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है, पढ़ो क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का उपबंध किसमें 35 में है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति अंतरित करने की प्रवंचना करता है कि जिससे उसे अंतरित करने का कोई अधिकार, मतलब उसे अधिकार ही नहीं है कि वह संपत्ति अंतरित कर दे, और इसी समव्यवहार से कोई लाभ उस संपत्ति के स्वामी को प्रदत्त करता है, तो स्वामी का यह निर्वचन करना होगा कि वह या तो अंतरण को पुष्टि करे या उसे विसम्मत हो। यदि वह अंतरण को पुष्टि करता है तो और अंतरण के लिखित से उसे लाभ प्राप्त होता है, तो संपत्ति पर आरोपित दायित्व के भार को भी उसे अवश्य वहन करना चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाओ, धारा 35 किससे संबंधित है, कौन, चल अचल की किससे संबंधित है, तो ये उपयुक्त सभी चल अचल उपयुक्त सभी प्रकार की संपत्ति से संबंधित, चल अचल सभी प्रकार की संपत्तियों से संबंधित। धारा 35 का निर्वचन चल अचल सभी प्रकार की संपत्तियों, तो वो बताया 5 से लेके 38 तक का, 37 तक का, और 38 से लेके 53A तक का, ये केवल अचल से है। इस धारा के पश्चातवर्ती ऐसी संपत्ति का अंतरण प्रयुक्त होता है। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, किसी व्यक्ति को एक समय में अनुमोदन या स्वीकार करने की अनुमति नहीं होती है। इस नियम के लिए निम्नलिखित में से किसे आधार प्रदान किया गया है, विबंधन द्वारा प्रदान पोषण का सिद्धांत, भागिक पालन का सिद्धांत, निर्बंधन का सिद्धांत, मोचन ऊपर पुरोबंध नीचे, तो निर्वचन का सिद्धांत। क्या 35 के अंतर्गत निर्वचन का सिद्धांत वर्णित है। यह सिद्धांत साम्य के 2 सिद्धांतों पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज के द्वारा किसी लाभ का चुनाव करता है तो उस दस्तावेज के अंतर्गत होने वाली हानि भी स्वीकार करना होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज को एक समय समर्थन करता है तो उसी समय उसके इनकार नहीं कर सकता, अर्थात एक ही समय में ठंडी और गर्म हवा एक साथ ली नहीं जा सकती। इसका मतलब ये हुआ मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू, तो ये कहाँ दिया गया है, 35 में। किस सेक्शन में, 35 में दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित उपबंधों में से किस एक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी लिखित का लाभ किसी उठाना चाहता तो उसे उस पर लगे अधिभार को भी वहन करना पड़ेगा। ये 35 कहता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है, मोहम्मद अफजल गुलाम कासिम का निम्नलिखित से किसका वाक है, ये है आपका चुनाव के सिद्धांत का, खूब इंपॉर्टेंट, मोहम्मद अफजल बनाम गुलाम कासिम। ये 1903 का केस है, ये 1903 का चुनाव के सिद्धांत पर मार्गदर्शक मोहम्मद अफजल बनाम गुलाम कासिम। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, निर्वचन के सिद्धांत का आवश्यक तत्व है। क्या है निर्वचन के सिद्धांत का, संपत्ति का अनाधिकृत अंतरण, एक समव्यवहार, लाभदान, उपयुक्त सभी। अब आ जाओ इधर, नेक्स्ट इसको पढ़ लो। क्या कहता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 35 में निर्वचन की आवश्यकता, संपत्ति का अनाधिकृत अंतरण, एक पक्षकार का कोई लाभ अंतरण अनुग्रहिक भी हो सकता है, दान। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक या एक से अधिक समव्यवहार सम्मिलित हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, चुनाव का सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू होता है, उपयुक्त सभी। चुनाव का सिद्धांत निम्नलिखित में से हिंदू, ईसाई, मुसलमान सभी पर लागू होता है। धारा 2 के प्रभाव के कारण निर्वचन कब आवश्यक का उपबंध करने वाली धारा 35 मुसलमानों पर लागू नहीं होती, परंतु पीबी काउंसिल के निर्णय निर्वचन के अनुसार डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को सादिक हुसैन बनाम हाशिम अली के वाद में लागू किया, तो ये सभी पे लागू होता है। अब निर्वचन का सिद्धांत सभी पे होता है। कौन, सादिक हुसैन बनाम हाशिम अली। अंत सचेतना का सिद्धांत, रूल ऑफ द कॉन्सिसेंस, कहा जाता है कि वो कहा जाने वाला निर्वचन का सिद्धांत सभी व्यक्तियों पर लागू, भले ही उस व्यक्ति के विधि कोई भी हो। अतः निर्वचन का सिद्धांत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, निर्वचन का सिद्धांत लागू नहीं होता है, किस पे लागू नहीं होता है, अंतरण की तिथि से 1 वर्ष, चुनाव के लिए मांग, विपरीत उद्देश्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब इसका पढ़ लो क्या कहता है, कहता है
कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 35 में निर्वचन के सिद्धांत संबंधी प्रावधान दिया हुआ। धारा 35 में चयन के सिद्धांत के 4 अपवाद प्रावधान है। धारा 35 के पैरा 9 के अनुसार अंतरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर बीत जाने पर यदि चयन नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में निर्वचन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। 1 वर्ष बीत जाने पर, 1 वर्ष बीत जाने पर, ये याद कर लो, बीत जाने पर निर्वचन का सिद्धांत धारा 35 लागू नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ। 2 अधिकारों में से चुनना है जहां स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपयोग आशयित नहीं था, क्या कहलाता है? निर्वचन का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट आ जाओ। अरे सॉरी, क्या कहता है? सुल्तानपुर का खेत खाकी सम्मति और उसका मूल्य 80,000 रुपये है। आ उसे दान की लिखित द्वारा बा को अंतरित करने की प्रवंचना करता है और उसी लिखित द्वारा सा को 1 लाख रुपए देता। आ निर्वचन करने से पहले मर जाता। बा क्या करेगा? सा को 20,000 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है। सा से 80,000 रुपये, आ के प्रतिनिधि से 80,000 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है। अब देखो इसका डिटेल पढ़ लो, क्या कहता है। क्या कहता है? संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 35 निर्वाचन कब आवश्यक है? प्रस्तुत समस्या 35 के दृष्टांत से दृष्टांत सुल्तानपुर का खेत गा की संपत्ति है। किसकी? गा की। और उसका मूल्य 800 रुपये है। गा उसे दान की लिखित द्वारा खा को अंतरित करता। कौन? का उसे दान को अंतरित करने की प्रवंचना करता और उसी लिखित द्वारा गा 1,000 रुपये देता है। उसी लिखित द्वारा गा को 1,000 रुपये देता। गा खेत को अपने पास रखना निर्वचित करता। 1,000 रुपये का दान उसे संप्रहित हो जाता। उसी मामले में का निर्वचन के पहले मर जाता। उसका प्रतिनिधि 1,000 रुपये में से 800 रुपये खा को दे देगा और अतः उपयुक्त समस्या आ के निर्वचन से पहले मर जाता तो बा आ के प्रतिनिधि को 8,000 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी होगा, मतलब उसमें से वो घटा देगा। नेक्स्ट आ जाओ। संपत्ति अंतरण धारा 35 के अंतर्गत यदि संपत्ति का स्वामी अंतरण से विस्मत होने का निर्वचन करता है तो निराश अंतर्ती प्रतिकर पाने का अधिकार रखता है कि नहीं? अंतरण अनुग्राहिक तथा निर्वचन के पूर्व अंतरक मर जाता है। अंतरण अनुग्राहिक तथा निर्वचन के पूर्व अंतरक नया अंतरण करने में असमर्थ हो जाता। अंतरण प्रतिफलात हो जाता। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है धारा 35 के अंतर्गत ये संपत्ति का स्वामी अंतरण के विस्मत होने पर निर्वचन करता तो निराश अंतर्ती प्रतिकर पाने का अधिकार रखता है जब जहाँ की अंतरण अनुग्राहिक और अंतरक निर्वाचन किए जाने से पहले मर गया या नवीन अंतरण करने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गया हो और उन सब दशाओं में जिनमें अंतरण प्रतिफलार्थ हो। अब आ जाओ नेक्स्ट। धारा 36 में निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? धारा 36 निम्न में से किस सिद्धांत? निर्वचन के सिद्धांत, साइप्रस के सिद्धांत और कौन सा सिद्धांत है? और गतिवृद्धि के सिद्धांत, प्रभाजन। तो कौन सा सेक्शन पूछे है? प्रभाजन का सिद्धांत कौन सा सेक्शन? 36 पूछे। तो 36 को क्या कहते हैं? प्रभाजन का सिद्धांत। 36 को क्या कहते हैं? 36 को प्रभाजन का सिद्धांत। प्रभाजन का सिद्धांत ये भी रट लेना, खूब पूछता है। संपत्ति अंदर समय समय पर मिलने वाली आय को प्रभाजन के बारे में बताया गया जबकि व्यक्ति का हित बीच में समाप्त हो जाता है। यदि ऐसे संपत्ति जिससे आय प्राप्त होता अंतरित कर दिया जाता है तो अंतरणकर्ता एवं अंतर्ती के बीच आय का हिसाब रोजाना के आधार पर दिया जाएगा और दोनों के बीच आय विभक्त कर दिया जाएगा। अदायगी के तिथि से पूर्ववत ही रहेगा। आय की प्रकृति भाटक, वार्षिक, वेतन, लाभांश और अन्य कालिक संदाय किसी भी रूप में हो सकती है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट। अर्जन पर राजस्व प्रतिकर प्राप्त करने आगामों के अधिकार पर संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 23 आधारित है। धारा 37 आधारित है अंशदान के सिद्धांत पे। 37 अंशदान प्रभाजन था इसके पहले, अब अंशदान 37 में। 37 विभाजन की, देखो 37 क्या कहता है, इसको पढ़ लो, बहुत बड़ा है। 37 क्या? विभाजन की बाध्यता के फायदे और प्रभाजन के संबंध का प्रावधान करती। किनके
किंतु ऐसे फायदे का प्रभाजन भी तभी हो सकता है जब बाध्यता का विभाजन हो सकता है, अर्थात संपत्ति के विभिन्न स्वामियों में से प्रत्येक के पक्ष में कर्तव्य का विभाजन किया जा सकता है, जिसके प्रत्येक स्वामी के पक्ष बाध्यता या भागता पालन किया जा सके। इस प्रकार संपत्ति विभाजन पर बाध्यता के फायदे का प्रभाजन अंशदान के सिद्धांत पर आधारित होता है। किंतु धारा 37 अपवाद के अनुसार बाध्यता के फायदे के प्रभाजन का सिद्धांत कृषि प्रयोजन के लिए किए गए पट्टों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य सरकार उसे पट्टे पर लागू करने का निर्देश शासकीय राज्य पर ऑफिशियल गजट से अधिसूचना ज्ञान न दे दे। छोड़ दो इसको, इतना बड़ा कौन पढ़ता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, धारा 39 के अंतर्गत आए व्यक्ति के भरण पोषण का अधिकार ऐसे अंतर्ति के विरुद्ध परिवर्तित नहीं किया जा सकता जो है क्या है, बिना प्रतिफल सप्रतिफल एवं ऐसे अधिकार की सूचना के बिना प्रतिफल के बिना सप्रतिफल लेकिन सूचना के साथ। तो क्या होगा, सप्रतिफल एवं ऐसे अधिकार के सूचना के बिना। तो संपत्ति अंतरण धारा 39 के अनुसार अंतर्ति की गई स्थावर संपत्ति के लाभों में से कोई अन्य व्यक्ति भरण पोषण या अपने अभिवर्धन या विवाह के लिए उपबंध पाने का अधिकार रखता हो तो ऐसे अधिकार को अंतर्ति के विरुद्ध प्रवृत्त कराया जा सकता है, परंतु यदि ऐसी संपत्ति का अंतरण सप्रतिफल एवं ऐसे अधिकार एवं सूचना के बिना की जाती तो अंतर्ति के विरुद्ध प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, ए दो परस्पर सटी हुई संपत्ति एक्स और वाई का स्वामी है। ए एक्स बी वाई को बेच देता है, संपत्ति जो एक्स है वो बी को बेच देता है तथा एक शर्त अधिरोपित करता है कि वाई से अधिक फायदा प्राप्त उपभोग हेतु बी संपत्ति एक्स के एक भाग को खुला रखेगा तथा उस पर कोई निर्माण नहीं करेगा। निम्न में से सही है। शर्त वैध है क्योंकि ए ने संपत्ति बेच दी जो एक अत्यांतिक अंतरण, इसलिए ए एक्स के उपभोग के ढंग का कोई शर्त नहीं लगा सकता। शर्त वैध है। शर्त वैध होती यदि केवल अंतरण बिना प्रतिफल के होता। शर्त वैध होगी केवल यदि ए सिद्ध करता है कि संपत्ति वायु पर पहुंचने हेतु तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है मात्र संपत्ति एक्स के खुले भाग को छोड़कर। तो इसमें क्या होगा, शर्त वैध है। अब इसका कारण पढ़ लो क्यों वैध है। प्रस्तुत समस्या धारा 40 पे है। संपत्ति के एक भाग को खुले रखने तथा निर्माण न करने की शर्त वैध है तथा धारा 40 टाल्क्स वर्सेज मोक्स का, ये खूब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टाल्क वर्सेज मोक्से के वाद पर आधारित। इसके अनुसार किसी व्यक्ति का अपनी निजी स्थावर संपत्ति से अधिक फायदाप्रद उपभोग के लिए किसी अन्य संपत्ति के स्थावर संपत्ति में किसी हित या सुखाचार आश्रित या अधिकार पश्चात कथित संपत्ति का किसी विशिष्ट रीति से उपभोग किए जाने पर अवरोध लगा देता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, मौखिक अंतरण और शाश्वत के विरुद्ध मौखिक नव शाश्वत कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सही, निर्वचन का सिद्धांत 35 में। अब आ जाओ नेक्स्ट देखा जाए, दृश्यमान स्वामी ऑस्टेंसिबल ओनर ये 40 में है। तो डी दृश्यमान स्वामी 41 में, 40 में नहीं है, यही गलत है। ये 41 में है, यही गलत है, ये 41 में। तो दृश्यमान स्वामी कहाँ दिया है, दृश्यमान स्वामी रट लो 41 में दिया, खूब पूछता है। सेक्शन 41 में ऑस्टेंसिबल ओनर कहाँ दिया, 41 में दिया। फिर आ जाओ दृश्य स्वामी से संबंधित 41, इसको भी छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ, इसको भी मिलाने वाला मिला लेना, दृश्य स्वामी का मिलाने वाला, ठीक है। तो अब आ जाओ और नेक्स्ट आ जाओ, इसको देख लो क्या है, लोक के लाभ के लिए सात्विक अंतरण। लोक के लाभ के लिए सात्विक अंतरण 18 में आज़ाद व्यक्ति अपने लाभ के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित करेगा। ये निहित हित कब अर्जित करेगा, 20 में बताया गया। दृश्यमान स्वामी 41 में बताया गया। स्वामी द्वारा अंतरण 44 में, स्वामी द्वारा अंतरण 44 में बताया गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, 10 पे आ जाओ।
क्या कहता है, 41 में विबंध का संविधिक परिवर्तन है, क्या है, सत्य है। कैसे, 41 के अनुसार यदि संपत्ति का दृश्यमान स्वामी जो असली स्वामी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का उपभोग इस रूप में करता है कि सामान्य प्रज्ञावान कोई व्यक्ति उस संपत्ति का असली स्वामी समझते हुए उसे संपत्ति का क्रय करता है तथा असली मालिक उस व्यवहार को चुपचाप देखता तो दृश्यमान स्वामी द्वारा किया गया अंतरण वैध और परिवर्तनीय होगा और वास्तविक स्वामी को अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। यह प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में स्टापल के सिद्धांत पर संविधिक परिवर्तन है तथा बेनामी संपत्ति अधिनियम 1988 के अध्याधीन है। अब आ जाओ नेक्स्ट। बेनामी समव्यवहार संशोधन 2016 प्रभावी हुआ। कब से प्रभावी हुआ, 1 नवंबर 2016 से। इसको छोड़ दो, नेक्स्ट आ जाओ। 41 में कौन सी संविधिक का प्रयोग हुआ, तो स्टॉपेल का प्रयोग, 41 में स्टॉपेल का प्रयोग होगा। जयदाल पोदार बनाम बीबी हजारा का वाद, ये भी इम्पॉर्टेंट है, खूब इम्पॉर्टेंट है। जयदयाल पोदार बनाम बीबी हजारा का, जयदयाल पोदार दृश्यमान स्वामी का, जयदयाल पोदार, इसको याद कर लो, जयदयाल, ये पूछा क्वेश्चन है, जो लिख दे रहा हूँ वो जरूर पढ़। पोदार वर्सेज बीबी हजारा का केस, ये याद कर लो भैया, खूब पूछा क्वेश्चन है। बीबी हजारा का केस किस पे, 41 पे आधारित है। अब आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। राम कुमार कुंडू वर्सेस मैकबिन, खूब इम्पॉर्टेंट है, ये भी खूब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। खूब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इधर मिल रहा है, कुंदू बनाम मैकबिन वर्सेज मैकबिन का वाद, ये खूब इम्पॉर्टेंट 1872 का वाद है। ये किससे संबंधित, दृश्यमान स्वामी से। राम कुमार कुंदू बनाम मैकबिन का वाद, ठीक है, इसको याद कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट। कीमत के एवज में काल्पनिक मालिक ऑस्टेंसिबल ओनर द्वारा संपत्ति का अंतरण क्या होता है, रद्दीकरण नहीं होगा, हस्तांतरित सद्भाव से कार्य करता है। अगर सद्भाव से कार्य करता है तो वो अंतरण शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ। किस वाद में धारा 41 अंतर्गत है, किस वाद में, सूरज रतन धीरानी बनाम आजमाबाद टी कंपनी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सूरज रतन धीरानी वर्सेस आजमाबाद टी कंपनी। नेक्स्ट आ जाओ। सॉरी, अब आ जाओ नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपने से अच्छा स्वाद दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता। इस सिद्धांत के सूत्र की संपत्ति अंतरण अधिनियम किस धारा में, अपने से ज़्यादा अच्छा टाइटल अब दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता। कहाँ कहता है, 41 और 43 में। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब इम्पॉर्टेंट है। 41 में दृश्यमान स्वामी, 43 में अपराधीकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण जो अंतरित संपत्ति के पीछे हित अर्जित करता है। दोनों अपने से अच्छा स्वाद दूसरे को अंतरित कर सकते हैं। क्या कहा है इसमें, एक व्यक्ति अपने से अच्छा स्वाद दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता। इस सिद्धांत के सूत्र को संपत्ति अंतरण के निम्नलिखित किन धाराओं में, ये कहाँ दिया गया, अपने से ज़्यादा अच्छा स्वाद दूसरे को अंतरित नहीं किया जा सकता। ये कहाँ, 41 और 43 में बताया गया। अब आ जाओ। फिर पूछा है, कोई भी व्यक्ति संपत्ति में अपने से अच्छा हक अंतरित नहीं कर सकता। किस धारा में, जब भी पूछे 41 और 43 मारना इंपॉर्टेंट, खूब पूछता है, बार बार पूछता है। नेमो डिबेट क्वाड नॉन हैबिट, ये कहाँ दिया है, ये दिया है तुम्हारा 41 और 43 में, तो इसमें कहीं नहीं दिया। नेमो डिबेट क्वाड नॉन हैबिट कहाँ दिया है, 43 में दिया है। 41 और 43 में नेमो डिबेट, 41 और 43 में नेमो डिबेट क्वाड नॉन हैबिट के सिद्धांत को शामिल किया गया, जिसका अर्थ होता एक व्यक्ति अपने से अच्छा स्वाद दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेमो डिबेट क्वाड नॉन हैबिट, अगर केवल 41 दिएगा तो 41 मार के आ जाना। अब आ जाओ नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या है, व्यपदेशन का सिद्धांत लागू नहीं होता। व्यपदेशन का सिद्धांत लागू नहीं। विचाराधीन वाद में बिना प्रतिफल के बाद धारा 47 में पंजीकृत उपरोक्त सभी, तो 41 के अंतर अर्थन को लागू किया जाता है। विचाराधीन वाद बिना प्रतिफल के अंतरण और धारा 47 पंजीयन अधिनियम के लागू होने पर नहीं किया जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, जहां अंतरण अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जहां अंतरण अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरित किया जाता है, संपत्ति के वाद में हित अर्जित कर लेता है, वहां अंतरण वैध हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक नहीं है। तो अंतर्ती ने यह अभिनिश्चित करने के लिए कि अंतरक ने अंतरण करने की शक्ति रखता, युक्त सावधानी बरतता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, संपत्ति अंतरण धारा 43 आपराधिकारिक व्यक्ति द्वारा अंतरण जो अंतर्ती संपत्ति के पीछे हित अर्जित कर लेता से संबंधित है। इसमें जहां की कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या भूलवश या व्यपदेश करता कि आमुक स्थावर संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित करने की प्रवंचना करता, वहां ऐसा अंतरण अंतर्ती के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त होगा जिसके अंतरक ऐसी संपत्ति उतने समय के दौरान कभी भी अर्जित करे जितने समय तक अंतरण की संविदा अस्तित्व में रहती हो। अब आ जाओ नेक्स्ट, धारा 43 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। तो कौन सा आवश्यक, व्यपदेशन आवश्यक अवश्य ही कपटपूर्व होना चाहिए। संपत्ति अंतरण 43 का प्रावधान स्पष्ट करता है व्यपदेशन कपटपूर्व या भूलवश किया जाना चाहिए, कपटपूर्वक या भूलवश किया जाना। नेक्स्ट आ जाओ 12 क्या कहता है भैया, बहुत बड़ा है ये, देख लो क्या कहता है। आज जो एक हिंदू है अपने पिता से बी से पृथक होकर, नेक्स्ट आ जाओ क्या है, आज जो एक हिंदू है अपने पिता बा से पृथक होकर 3 खेत आ बा सा व्यपदेशन करते हुए सा को बेच देता है कि आ उन्हें अंतर्ती करने के लिए प्राधिकृत है। इन खेतों में से आ गया खेत आ का नहीं है किंतु बा की मृत्यु के बाद वारिस के रूप में, ये देख लेना भैया, ये बहुत बड़ा है, ये उदाहरण सब देख लेना क्योंकि इसमें पढ़ने से नहीं समझ, उदाहरण इसके सारे देख लेना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धारा 43 में सन्निहित सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत सन्निहित है, विबंधन और परिशेष, विबंधन और किसका, विबंधन द्वारा क्या होता है, परिपोषण होता है। ये कहाँ है, ये होता है 43 में। 43 में सन्निहित विबंधन द्वारा अनुदान परिशेषण, इसके अनुसार जहाँ कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या भूलवश या व्यपदेशन करता है कि वह आमुक स्थावर संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत और ऐसे संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित करने की प्रवंचना करता है, वहाँ ऐसा अंतरण अंतर्ती के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त होगा जिसे अंतरक ने ऐसी संपत्ति को जितने समय के दौरान भी अर्जित किया जा सकता उतने समय उस अंतरण की संविदा अस्तित्व में रही हो। तो यानी कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 43 के जो कि अनागृहित व्यक्ति जो अंतर्ती या अचल संपत्ति के बाद हित अर्जित करता है, क्या करता है, हित अर्जित कर लेता है, क्या करता है, हित अर्जित कर लेता है, हित अर्जित कर लेता है के द्वारा किए गए अंतरण को क्या कहता है, संबंधित सिद्धांत रेखांकित करता है। तो नेक्स्ट आ जाओ, क्या करता है, इसमें क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाओ, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्या कहता है, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, दिख नहीं रहा, शायद हो रहा है, हाँ हो रहा। वह सिद्धांत जिसके अनुसार अंतरणकर्ता को पश्चातवर्ती अधिकृत संपत्ति को ऐसे अंतर्ती को प्रदान करना आवश्यक है जिसने उसके मिथ्या व्यपदेशन पर कार्य किया जो उसे प्राप्त नहीं हो सका, के लिए धन भुगतान कर स्वयं को हानि पहुंचाई, क्या कहलाता है, विबंधन द्वारा अनुदान का परिपोषण कहलाता है, विबंधन द्वारा परिपोषण कहलाता है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है इसका, इसको पढ़ डालो, दिया हुआ क्या दिया, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 43 अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा
अंतरण विबंधन द्वारा अनुदान के परि फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल के सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार जहां कोई व्यक्ति कपटपूर्वक भूलवश यह व्यपदेशन करता है कि अमुक स्थावर संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित करने की प्रवंचना करता है, वह ऐसा अंतरण अंतर्ति के विफल होने पर किसी भी हित पर सृजित होना, जिससे अंतर्ति को क्या होगा, जिससे अंतरक को ऐसी संपत्ति को उतने समय के दौरान किसी भी अर्जित कर सकता है तथा जितने समय तक उस अंतर्त की संविदा का अस्तित्व में रहती हो। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, क्या अचल संपत्ति के सस्वामी किसके, अचल संपत्ति के किसके, सस्वामी द्वारा बिना बंटवारे अपने अंश का अंतरण किया जा सकता है? तो किसके, उसके द्वारा अपने अंश का अंतरण किया जा सकता है, परंतु अचल संपत्ति निश्चित भाग नहीं है, उसके द्वारा बिना बंटवारे के अपने अंश का अंतरण नहीं किया जा सकता है। उसके द्वारा अपने अंश तथा अचल संपत्ति के निश्चित भाग का अंतरण नहीं किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसके द्वारा अपने अंश का अंतरण किया जा सकता है परंतु अचल संपत्ति के निश्चित भाग का नहीं। तो इसको पढ़ो क्या कहता है, अधिनियम की धारा 44 किसके सस्वामी द्वारा अंतरण, किसके सस्वामी द्वारा अंतरण, किसके सस्वामी द्वारा, 44 में सस्वामी द्वारा अंतरण है। इसमें क्या कहा गया, इस धारा के प्रावधान के अनुसार जहां वैध रूप से सक्षम होने पर सस्वामी अपने अंश के या किसी हित का, अंश का करता या हित का अंतरण करता, वहां अंतर्ती संपत्ति पर क्या लगता है, संयुक्त कब्जा रखने का या संपत्ति अन्य सामान्य या भागिक उपयोग करके उसे संपत्ति विभाजन करके अंतरक का अधिकार अर्जित करता है। स्पष्ट है कि जहां अचल संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ और सस्वामी अपने अंश का अंतरण करता है तो अचल संपत्ति के निश्चित भाग का अंतरण अंतर्ती को नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या कहता है, अचल संपत्ति उसमें सुभिन्न हित द्वारा प्रतिफलार्थ अंतरित की जाती है। अंतरक जब संपत्ति के हित के बराबर मूल हो तो प्रतिफल में से क्या होगा, बराबर का अंश पाने का हकदार होगा, बराबर का अंश पाने का हकदार होगा। धारा 46 या उपबंध करती, जहां स्थावर संपत्ति जिसमें क्या सुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों में प्रतिफलार्थ अंतरित की जाती, वहाँ यदि कोई तत्व प्रतिकूल संविदा न हो तो वे अंतरक जहाँ की उस सम्मति में उसके हित के बराबर मूल्य के हों वहाँ बराबर और जहाँ असमान मूल्य के वहाँ अपने अपने हित के मूल्य के अनुपात में अंश पाने का क्या होंगे, हकदार होंगे। अब नेक्स्ट आ जाओ, सुल्तानपुर मौजा में आ का हिस्सा आधा एवं बा तथा सा प्रत्येक का हिस्सा चौथाई था। इनमें से वे इस मौजे के 8वें अंश को लालपुर मौजे में एक चौथाई अंश में विनिमय करते हैं। कोई प्रतिकूल करार नहीं है, इसलिए आ लालपुर में 8वें अंश बा तथा सा के प्रत्येक हकदार होंगे। तो इसमें किसमें 16वें अंश के हकदार होंगे। इसको पढ़ो, इसका समझो कैसे करता है। बा और सा हर उस मौजे में 16वें अंश का हकदार है। जहाँ की स्थावर संपत्ति अपने सुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिफलार्थ अंतरित की जाती है, वहाँ तत् प्रतिकूल संविदा न हो तो वे अंतरक जहाँ की उस संपत्ति में उनके हित का बराबर मूल्य हो वहाँ वे बराबर अंश, और जहाँ की ऐसे हित असमान मूल्य के हैं वहाँ वे अपने हितों के मूल्य के अनुपात में अंश पाने के हकदार होंगे। तो ये 46 का दृष्टांत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कौन सा सम्मिलित नहीं है, समाश्रित हित। 21 में संचयन का सिद्धांत, 17 में उत्तर भाव की पूर्ववर्ती शर्तें, यही गलत है। अंतरण द्वारा श्रेष्ठ अधिकार पूर्विक 48 में, तो ये कहाँ पे 29 में है। उत्तर भाव शर्त कहाँ 29 में है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अरे सॉरी, अरे यार क्या हो गया था, नेक्स्ट आ जाओ, सॉरी चला गया। नेक्स्ट क्या कहता है,
क्या कहता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 49 के अंतर्गत अंतर्ती बीमा लाभ निम्न में से किस क्षति के विरुद्ध प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तो अंतर्ती का बीमा का लाभ किस किस उसके लिए वो होगा, अग्नि से, अधिक्रमण से, प्राकृतिक आपदा से। तो किससे, अग्नि से, किससे, अग्नि से। संपत्ति अंतरण 49 यह कहती कि कोई व्यक्ति स्थावर संपत्ति प्रतिफलार्थ अंतरित की जाती है और अंतरण की तारीख को ऐसे संपत्ति या उसका कोई भाग क्या होता है, हानि या नुकसान के लिए जो अग्नि से हो, बीमाकृत है, तो वह तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो अंतर्ती ऐसे हानि या नुकसान का कहाँ की दशा में अपेक्षा कर सकेगा कि कोई भी धन जो अंतरक को उसके पॉलिसी के अधीन वास्तव में प्राप्त होता या उसका उतना भाग जितना आवश्यक हो उसे संपत्ति को यथापूर्वक लगाया जाए। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, का खा को एक खेत 500 रुपये भाटक पर देता है। फिर किसको, का खा को एक खेत, किसको, का जो अपना खेत है, खा को 500 रुपये किराए पर देता है। खेत गा को अंतरित फिर गा को वो ट्रांसफ़र कर देता। खा अंतरण की सूचना न पाते हुए सद्भावना पूर्वक का को भाटक देता रहा। खा गा के प्रति भाटक से प्रभार नहीं है, खा गा के प्रति पाठक से प्रभार है। एकत्रित भाटक का और गा में विभाजनीय है तो खा गा के प्रति भाटक के लिए प्रभार नहीं है। यही हो जाएगा 50। ये 50 क्या कहता है, त्रुटियुक्त हक के अधीन धारक को सद्भावना पूर्वक दिया गया भाटक से संबंधित प्रावधान है। इन प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति पर किसी भी स्थावर संपत्ति के भाटकों लाभों हेतु प्रभार न डाला जाएगा जो उसे सद्भावना पूर्वक किसी ऐसे व्यक्ति को दिए हों जिसने पूर्व में संपत्ति को सद्भावना पूर्वक धारित रखा कि पश्चात में उसे ऐसे लाभ या भाटकों को प्राप्त करने का अधिकार उसे नहीं रह गया। अतः ऐसी स्थिति में भाटक का लाभ भुगतान करने वाले व्यक्ति को अधिकारवान व्यक्ति के पुनः भुगतान हेतु प्रभार नहीं किया जाएगा। प्रस्तुत समस्या धारा 50 पर आधारित है तथा धारा 50 के साथ संलग्न दृष्टांत के सदृश है। अब आ जाओ त्रुटिपूर्ण। अब आ जाओ 51। 51 में क्या है धारा, 51 में अभिवृद्धि के मूल का अधिकारी, जो संपत्ति में अभिवृद्धि होगा उसके मूल का अधिकारी होगा। अब आ जाओ धारा 51 भी इसको छोड़ दो। फिर आ जाओ अब साम्य को चाहने वाले व्यक्ति को साम्य के अनुकूल आचरण करना ही होगा। यह विधिक अधिकार संपत्ति में किस है, ये 51 में है। साम्य वाला इक्विटी का कहाँ है, 51 में है। अब आ जाओ नेक्स्ट। संपत्ति संबंधी वाद लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण होगा, कैसे होगा, न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन प्रभावित हो सकेगा। नेक्स्ट आ जाओ। लेस पेंडेंसी का शाब्दिक अर्थ क्या है, एक ऐसा वाद जो न्यायालय में विचाराधीन हो, एक पूर्ववर्ती निर्णय आने वाले वाद में पाबंदी लगाता हो। नेक्स्ट क्या है, प्रांग न्याय का सिद्धांत। तो लेस पेंडेंसी का अर्थ क्या है, शाब्दिक का, एक ऐसा वाद जो न्यायालय में विचाराधीन हो। फिर विचाराधीन वाद का सिद्धांत, वह दुसंधिपूर्ण हो, अंतरण विचारण न्यायालय के जयपत्र यानी कि डिक्री किंतु अपील की प्रस्तुति के पूर्व किया गया हो, चल संपत्ति का कोई अधिकार प्रश्नगत हो, संपत्ति न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता से क्या हो, बाहर स्थित हो। तो अब इसको पूरा डॉक्ट्रिन बहुत बड़ा है, इसको पढ़ लो। विचाराधीन सिद्धांत लागू होता है जहां संपत्ति अंतरण विचारा डिक्री किंतु अपील की प्रस्तुत के पूर्व किया गया। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 52 यह प्रावधानित करती कि किसी न्यायालय में किसी वाद या कार्रवाई के लंबित रहते हुए जो दुसंधि न हो, जिसमें स्थावर संपत्ति का कोई अधिकार प्रत्यक्षता या निर्दिष्ट प्रश्नगत हो, वह संपत्ति उस वाद या कार्रवाई के किसी पक्षकार द्वारा उस न्यायालय के प्रति के अधीन ऐसे निर्बंधों के साथ जैसा वह अधिरोपित करे अंतरित या बयानित किए जाने के सिवाय ऐसे अंतरित अथवा अन्यथा बयानित नहीं की जा सकेगी। उससे किसी अन्य पक्षकार के किसी डिक्री या आदेश के अधीन जो उसमें से दिए गए अधिकारों पर प्रभाव पड़े। धारा 52 के प्रयोजनों के लिए किसी वाद या कार्रवाई का प्रारंभ उस तिथि को समझा जाता है जिस तिथि को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय वादपत्र प्रस्तुत किया अथवा कार्रवाई संस्थित की, और उसे तब तक चालू समझा जाएगा जब तक कार्रवाई का निपटारा अंतिम डिक्री या आदेश द्वारा न हो सके एवं ऐसे डिक्री या आदेश की पूर्ण
तुष्टि अथवा उन्मोचन अभिप्राप्त न कर लिया गया, अन्यथा तस्मय प्रवृत्त विधि द्वारा उसके निष्पादन के लिए विहित किसी अवधि की अवसान के कारण अभिप्राप्त न हो गए हों। फिर आ जाओ नेक्स्ट, धारा 52 संबंधित है किससे संबंधित? लंबित वाद से संबंधित है, छोड़ दो इसको। फिर धारा 52 ही पूछा, धारा 52 पूछा, छोड़ दो। धारा 52 धारावाद लंबित वाद के निम्न में से कौन सी शर्त नहीं है? ये पूछ लंबित वाद के लागू होने में कौन सी शर्त नहीं है? वाद का दुर्संधि पूर्ण होना। फिर आ जाओ 52 में क्या प्रभावित नहीं करती है? धारा 52 में क्या? 52 में प्रयुक्त शब्द सिवाय ऐसे अंतरण नहीं किया जा सकता है जिसमें किसी अन्य पक्ष का किसी डिक्री या आदेश के अधीन जो उसमें दिया गया अधिकारों पर प्रभाव डालते, अतः स्पष्ट है कि पूर्व स्थापित अधिकार को धारा 52 प्रभावित नहीं करती है। अब नेक्स्ट आ जाओ 16 में क्या दिया? लंबित वाद का सिद्धांत नियम तब लागू होता, कब लागू होता है? एक वाद या कार्रवाई जिसमें स्थावर संपत्ति का हक दो व्यक्तियों में लंबित हो तथा उनमें से एक उस संपत्ति का विक्रय कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ। लंबित वाद का सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सीधे सीधे पढ़ लो। धारा 52 के अनुसार जब कोई व्यक्ति वाद लंबित हो तो वह वाद कोई पक्षकार संपत्ति अंतरण किसी तीसरे पक्षकार को ना कर सके। क्या है? किसी तीसरे पक्षकार को नहीं कर सकता। यह लोकनीति पर आधारित सिद्धांत है। इसका उद्देश्य पक्षकारों के हित का संरक्षण यथास्थिति बनाए रखना, वाद की बहुलता को, वाद के दौरान नए तथ्यों के सृजन को रोकना। बेलामी वर्सेस सेबाइन का केस खूब इंपॉर्टेंट है कि वाद में लॉर्ड टर्नर ने अब निश्चित किया कि विचाराधीन वाद के दौरान विवादित संपत्ति का अंतरण कोई भी पक्षकार नहीं। बेलामी वर्सेस सेबाइन 52 पे आधारित है। बेलामी वर्सेस सेबाइन का केस 52 पे आधारित है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। नहीं और छूटा है एक क्वेश्चन। विचाराधीन वाद का सिद्धांत कौन से समव्यवहार पे लागू नहीं होता है? तो कौन से? वाद के सम्मन के निर्वहन के पूर्व। विचाराधीन वाद का सिद्धांत यह है कि डिक्री के पश्चात किंतु अपील के अनुज्ञात की अवधि की समाप्त के पूर्व निष्पादन की कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान उस न्यायालय जिसने वाद लंबित के प्राधिकार के अधीन समव्यवहार को लागू होता है, जबकि वाद में सम्मन के निर्वहन के पूर्व लागू नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाओ। लंबित वाद बेलामी वर्सेस सेबाइन का वाद। इसका वाद पढ़ लो। इसका वाद क्या है? लॉर्ड टर्नर ने कहा कि इस सिद्धांत मूल आधारित है। यह बिल्कुल ही असंभव होगा कि किसी कार्रवाई या वाद में उसकी सफल परिणाम तक ले जाया जाए। यदि वाद के लंबित रहते हस्तांतरण की अनुमति दी जाए तो मुसाहर साहू बनाम हकीम लाला का वाद 53 से संबंधित है और टल्क वर्सेस मोक्से का वाद धारा 11 पे संबंधित है। अब नेक्स्ट आ जाओ। लंबित वाद का सिद्धांत क्या है? लोकनीति के सिद्धांत पर। धारा 52 लोकनीति के सिद्धांत पर आधारित है। फैजान हुसैन बना प्रयाग नारायण का प्रीवी काउंसिल को मान्यता दी। विचाराधीन वाद के सिद्धांत का प्रयोजन हेतु संपत्ति होगी। कौन सी संपत्ति होगी? अचल संपत्ति होगी। विचाराधीन वाद के लिए अचल संपत्ति होगी। नेक्स्ट आ जाओ। ये क्या है? संविदा के विनतृष्ट अनुतोष के ऐसे वाद जो अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित हो, वाद लंबन का नियम लागू होगा। यह कथन किसका है? यह कथन सत्य है। धारा 52 में संपत्ति संबंधी किसी वाद के लंबित अर्थात न्यायालय के विचाराधीन रहते हुए उस संपत्ति के अंतरण के प्रभाव का प्रावधान है। लंबित वाद के सिद्धांत द्वारा न्यायालय विचाराधीन संपत्ति के क्रेताओं को आगाह किया जाता कि उनका हित न्यायालय की डिक्री पर निर्भर करेगा। वाद लंबन का नियम वाद की कार्रवाई के 3 प्रक्रम यानी कि ट्रायल, अपील और एग्जीक्यूशन पर लागू होता है। वाद लंबन तीनों पे, ट्रायल पे, किस पे? ट्रायल पे भी लागू होगा, अपील पे भी लागू होगा, एग्जीक्यूशन पे, समझे? तीनों पे लागू होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। इसमें किसवा पढ़ लो। अब्दुल अजीज बनाम जिला जयरामपुर के इलाहाबाद में
क्या संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के वाद में जो अचल संपत्ति का अंतरण से संबंधित वाद लंबन का नियम लागू होता है? प्रस्तुत प्रश्न हिंदी रूपांतरण में संविदा विनिर्दिष्ट अनुतोष मुद्रित किया गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद होना चाहिए, किंतु अंग्रेजी में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मुद्रित किया गया, जिसका उचित हिंदी रूपांतरण संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन होना चाहिए। छोड़ दो इसको। अब क्या कहता है? न्यायाधीन सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शर्त पश्चातवर्ती वाद के स्थगन से के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा? यह कि पूर्ववाद विदेश न्यायालय में लंबित हो। न्यायाधीन सिद्धांत के अंतर्गत पश्चातवर्ती वाद के स्थगन के लिए दिए गए आवश्यक तथ्यों में यह पूर्व वाद विदेशी न्यायालय में लंबित शामिल नहीं है, अर्थात इसके आधार पर पश्चातवर्ती वाद को नहीं रोका जा सकता। शेष अन्य विकल्पों पर पश्चातवर्ती स्थगन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। स्थावर संपत्ति के अंतरण में अंतरक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी करने के आशय से किया जाता तो वह कपटपूर्वक अंतरण होने के कारण क्या होगा? शून्यकरणीय होगा। संपत्ति अंतरण धारा 53 कपटपूर्वक अंतरण को परिभाषित किया गया। धारा 53 के अनुसार स्थावर संपत्ति का ऐसा अंतरण जो अंतरक के लेन देन को विफल करने या उन्हें देरी करने के आशय से किया जाता तो ऐसे लेन देन के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरक के लेनदारों के विफल करने या उनमें देरी करने के आशय से किया गया स्थावर संपत्ति का अंतरण क्या होगा? इसमें होगा किसी लेनदार के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा जिससे उस प्रकार के विकल्प में देरी हुई हो। अब नेक्स्ट आ जाओ। कपटपूर्वक अंतरण जानते ही हो 53 में दिया, इसको छोड़ दो। प्रीवी काउंसिल द्वारा निर्णित निम्नलिखित से कपटपूर्व अंतरण मुसहर साहू बनाम हकीम लाला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुसहर साहू बनाम हकीम लाला का कपटपूर्वक अंतरण से संबंधित है, ठीक है, इसको याद कर लेना। फिर नेक्स्ट आ जाओ। भागिक पालन का सिद्धांत संपत्ति अंतरण की किस धारा में? भागिक पालन 53A में है। अब 53A क्या कहता है? 53A कहता है भागिक पालन का सिद्धांत उपबंधित है। भागिक पालन के सिद्धांत को अंश पालन का सिद्धांत भी कहते हैं। 53 का अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति के प्रतिफल के लिए अंतरित करने के लिए स्वयं के या अन्य के द्वारा लिखित संविदा के साथ अंतरण करता है या अंतर्ती को कब्जा देता है, साथ ही अंतर्ती ने संविदा का पूर्ण पालन न किया हो, तब यदि वह संविदा के पूर्ण करने के इच्छुक हो या कर चुका हो तो अंतर्ती के हितों की रक्षा के लिए इस सिद्धांत द्वारा संपत्ति का पूर्ण कब्जा प्रदान की जा सकती है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है कि क्या कहता है? किसी पंजीकृत विक्रय संविदा के अंतर्गत कब्जाधारी हस्तांतरित किसी कार्रवाई पे अधिकार प्रदत्त नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में यह सिद्धांत अंतर्विष्ट है? तो किस धारा में अंतर्विष्ट है? 53A में अंतर्विष्ट है। 53A क्या कहता है? किसी अपंजीकृत विक्रय की संविदा के अंतर्गत कब्जाधारी हस्तांतरित पर किसी कार्रवाई का अधिकार प्रदत्त नहीं करता। ये कहाँ है? 53A में है। अब आ जाओ नेक्स्ट। का भागिक पालन पर विचार किया जा सकता है। कहाँ? 53A में है। संविदा के अंतर्गत भागिक पालन निम्न में से कौन सा घटक अनिवार्य नहीं है? ये पढ़ लो, ये खूब पूछता है। अचल संपत्ति के अंतरण का करार लिखित में हो जिस पर अंतरक या उसकी ओर से किसी ने हस्ताक्षर किया। अंतर्ती को अंतर संपत्ति पर कब्जा संपत्ति के पूर्व प्रतिफल अदा कर दिया। तो यही किसमें गलत है? ये प्रतिफल पूर्ण 53 का के अंतर्गत भागिक पालन का सिद्धांत में आवश्यक नहीं है कि अंतर्ती ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर दिया हो। शेष सभी विकल्प वह अनिवार्य है। अचल संपत्ति होना चाहिए, करार लिखित में हो जिस पर अंतरक या उसकी ओर से हस्ताक्षर किया गया, अंतरक की संपत्ति पर अंतर्ती का संपत्ति पे कब्जा हो। भागिक पालन मानने में क्या आवश्यक नहीं है? कब्जा, प्रतिफल के लिए संविदा, और क्या है? अंतर्ती को नोटिस आवश्यक नहीं। तो देख लो, भागिक पालन के लिए निम्न कोई व्यक्ति स्थावर संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित करने की संविदा करता हो। ऐसी संविदा लिखित हो और रजिस्ट्रीकृत हो। क्या हो? लिखित हो और रजिस्ट्रीकृत हो। लिखित हो और रजिस्ट्रीकृत हो
तथा अंतरक द्वारा उसकी ओर से हस्ताक्षरित किए गए। ऐसी संविदा के गठित होने के लिए संविदा के निबंधन युक्त निश्चित साथ अनिश्चित किए जाएंगे। अंतर्ती ने भागिक पालन के संपत्ति का कब्जा ले लिया हो या संपत्ति पर पहले ही कब्जा हो तो कब्जा चालू रखता है। अंतर्ती संविदा को अग्रसर रखने के लिए कुछ कार्य कर चुका हो। अंतर्ती संविदा के अपने भाग का पालन कर चुका हो या पालन करने के लिए इच्छुक हो। नेक्स्ट आ जाओ। भागिक पालन को अपने कब्जे में सुरक्षा या हक प्राप्त करना, तो ये कहाँ दिया गया? सी में। सी सही है। क्या कहता है? 53A में समाविष्ट भागिक पालन का सिद्धांत कब्जे को संरक्षा प्रदान करता है। भागिक पालन का सिद्धांत साम्या की देन है। इसके द्वारा ऐसे अंतर्ती के हितों का संरक्षण, देखो इंपॉर्टेंट है, किया जाता है जिसने किसी समव्यवहार में सद्भावनापूर्वक हिस्सा लिया हो और अंतरणकर्ता किसी तकनीकी भाग के बहाने उसे परेशान कर रहा हो तो वो पार्ट परफॉर्मेंस का सहारा ले सकता है, भागिक पालन का सहारा ले सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? भागिक पालन गठित नहीं करता है। कौन सा भागिक पालन गठित नहीं करता है? तो आधिपत्य का परिधान अनुबंध के अनुपालन में किया गया कार्य, कोई ऐसा असंदिग्ध कार्य जो अब कथित से अन्य संविदा के संदर्भित किए जाने योग्य ना हो, कार्य को अनुबंध के परिचायक हो और पूर्ववर्ती हो, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 के अंतर्गत भागिक पालन का सिद्धांत कोई ऐसे असंदिग्ध कार्य जो अब कथित से अन्य संविदा में संदर्भित किए जाने योग्य ना हो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 53 का भागिक पालन का सिद्धांत क्या है? एक कानूनी अधिकार, एक सामयिक अधिकार, बचाव के उपलब्ध। तो क्या है ये एक कानूनी अधिकार है और एक क्या है? एक बचाव में उपलब्ध है। तो क्या कहता है? मियाँ पीर बख्श खूब पूछता है ये क्वेश्चन, मियाँ पीर बख्श वाला खूब पूछता है। मानक लाल, मनसुख लाल भाई, होरमंस जी, जमशेद जी, ये दोनों क्वेश्चन को पूछता है। धारा 53 में भागिक पालन के जिस सिद्धांत के प्रावधान किए गए उसे संविदा की उपज न कि साम्या की थी। धारा 53 अंतर्ती के किसी स्वार्थ का सृजन नहीं करती अपितु उसे अपने कब्जे से बचाने का अधिकार प्रदान करती है। तो इसमें पहला और तीसरा, एक कानूनी अधिकार है, बचाव में उपलब्ध है। नेक्स्ट आ जाओ। भागिक पालन का सिद्धांत लागू नहीं होता। किस पे लागू नहीं होता है? मौखिक संविदाओं पे लागू नहीं होता है, ठीक है, ये याद कर लेना। खड़ी इमारतों या लकड़ियों पे लागू नहीं होता। यदि संविदा की विषय वस्तु घास है तो उस पे लागू नहीं होता है, ठीक है, इतनी चीज़ें याद कर लेना। तो इसमें क्या कहता है? 53A भागिक पालन के सिद्धांत और स्थावर संपत्ति के प्रतिफलात अंतरित करने के लिए अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित लेखबद्ध संविदा या अन्य भागिक पालन सिद्धांत क्या है? मौखिक सिद्धांतों पर तथा खड़ी इमारतें, लकड़ियों एवं संविदा की विषय वस्तु या घास पर लागू नहीं होती है। अब आ जाओ नेक्स्ट 20 पे। ये लास्ट पेज है, बाकी बाद में करा दूंगा, विक्रय से बाद में करा दूंगा, ठीक है। भागिक पालन के सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन अग्रनिर्णय है? भागिक पालन मोहम्मद मूसा बनाम अघोर कुमार गांगुली, ये इम्पॉर्टेंट है। मोहम्मद मूसा बनाम अघोर भागिक पालन के सिद्धांत पर अग्रनिर्णय से संबंध, इसे भागिक पालन की अनिश्चितता को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। क्या किया जाता है? दूर कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्न में से कौन सा आंशिक अनुपालन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसमें राम बरन प्रसाद बनाम राम मोहित हजारा का केस है। राम बरन प्रसाद राम मोहित हजारा का केस है। फिर नेक्स्ट आ जाओ। आरिफ बनाम यदुनाथ का वाद। आरिफ ये भी खूब पूछता, आरिफ बनाम यदुनाथ का वाद किससे संबंधित है? भागिक पालन से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाओ। प्रमोद कुमार दास दंतमारा टी कंपनी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी खूब पूछता है। प्रमोद कुमार वाला किससे? भागिक पालन से। प्रमोद कुमार दंतमारा टी कंपनी 53A भागिक पालन सिद्धांत, इसमें कहा गया है कि यह धारा प्रतिवादी अंतर्ती के लिए किसी स्वार्थ का सृजन नहीं करती अपितु उसे अपने कब्जे से बचाने के लिए अधिकार प्रदान करती है। अब आ जाओ नेक्स्ट। संपत्ति अंतरण निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दृश्यमान स्वामी सही है। भागिक पालन का 53A है, यही गलत हो जाएगा।
बाकी कपट पूर्व अंतरण 53 में लंबितवाद 52 का सिद्धांत। तो आप इतना हो गया। नेक्स्ट में पार्ट 3 में विक्रय पढ़ा देंगे, सेल पढ़ा देंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। वैसे कोई करता है नहीं, कहने का कोई मतलब नहीं है। मेरी मेहनत अगर लोगों को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो तो सही रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।